टेडी के साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा था। हम ज्यादातर रमी खेलकर अपना वक्त गुजारते थे और उस वक्त रंगा का फोन आने से पहले भी हम रमी खेल रहे थे। टेडी नरगिस से बेतकल्लुफ हो गया था। वो कभी उसे बहन कहता, कभी बाबी, और जब भी वो उसे बाबी कहता, नरगिस मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा देती। तकरीबन 25 मिनट के बाद हम घर से निकले। मैं ड्राइविंग सीट पर था, नरगिस मेरे साथ वाली सीट पर और टेडी पिछली सीट पर। प्लास्टिक का वो थैला उसने अपने पास रख लिया था जिसमें उसके कपड़े थे। पेट्रोल पंप हमारे बंगले से ज्यादा दूर नहीं था। 2 गलियां घूमकर मेन रोड पर आए। पेट्रोल पंप के साथ ही बस स्टॉप था और उस वक्त यहाँ खासी रौनक थी। बसों की आमदोरफ्त लगी हुई थी। बहुत से लोग अपने अपने रूट की बसों के इंतजार में खड़े थे। सामने सड़क के उस पार मीना बाजार वाले चौराहे को देखकर कहा जा सकता था जैसे वहां अभी शाम उतरी हो। मेन रोड पर तकरीबन 50 गज आगे जाकर मैंने गाड़ी रोककर इंजन बंद कर दिया और सीट पर पीछे की तरफ मुड़कर टेडी से बातें करने लगा। तकरीबन 10 मिनट के बाद सफेद रंग की एक सुजुकी हाईरूफ हमसे तकरीबन 10 गज आगे निकल कर रुक गई। हाईरूफ की छत पर सुर्ख रोशनी फ्लैश कर रही थी और उसके दोनों तरफ किसी प्राइवेट अस्पताल का नाम लिखा हुआ था। टेडी ने मुझसे बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया, नरगिस को सलाम किया और अपना थैला उठाकर कार से उतर गया और तेज तेज कदम उठाता हुआ एम्बुलेंस के करीब पहुंच गया। एम्बुलेंस का दरवाजा खुला और टेडी के अंदर बैठते ही वो हरकत में आ गई। चंद गज आगे जाकर एक यू टर्न लिया और तेजी से वापसी की तरफ दौड़ने लगी। उसके साथ ही फ्लैश के साथ लगे हुए स्पीकर से टैं टैं की आवाज फजा में गूंजने लगी। मैंने सड़क के दूसरे हिस्से पर वापस जाते हुए एम्बुलेंस की तरफ देखा। शीशे पर नीले रंग के दबीज पर्दे पड़े हुए थे और ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि उस एम्बुलेंस में कोई मरीज होगा या कोई खतरनाक कातिल सफर कर रहा है। हमने उस वक्त तक खाना नहीं खाया था। प्रोग्राम ये था कि ताश की वो बाजी खत्म होने के बाद बुंदू खान के यहाँ जाकर कबाब पराठा खाएंगे। ये तजवीज टेडी की ही थी। हालांकि अब वो बड़ी शिद्दत से पुलिस को मतलूब था और पुरानी नुमाइश के करीब बंद रोड पर बुंदू खान का होटल उस इलाके में वाक़ था जहां टेडी आसानी से पुलिस की नजरों में आ सकता था। सोल्जर बाजार का इलाका सामने ही तो था जहां टेडी के खिलाफ बाबुल के कत्ल की रिपोर्ट दर्ज थी। टेडी 20-22 दिन हमारे साथ रहा था। इस दौरान मैंने महसूस किया था कि वो अमन पसंद आदमी था, लेकिन अपना नारियल इस्तेमाल करना भी जानता था। ताहम बाज़ औक़ात बकौल उसके उसका नारियल घूम जाता और गालिबन आज कोई ऐसी ही बात थी। मुझे हालांकि वो मना करता रहता था कि बिल्ले जैसे छोटे बदमाशों से मुंह मारी करके अपनी तवानाई जाया न करूं, लेकिन आज रंगा के मना करने के बावजूद उसने बुंदू खान के यहाँ कबाब पराठा खाने का प्रोग्राम बना रखा था और उसके बारे में रंगा का ये ख्याल दुरुस्त ही साबित हुआ था कि वो मेरे काबू में नहीं आएगा और उसकी वजह से मैं किसी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। मैंने टेडी को इस प्रोग्राम से बाज रखने की कोशिश भी की थी, मगर हर मर्तबा उसका एक ही जवाब था, कुछ नहीं होता रे। और अच्छा ही हुआ था कि रंगा ने उसे वापस बुला लिया। टेडी के अलग हो जाने से हमारे लिए कोई खतरा नहीं था, लिहाजा मैंने और नरगिस ने वो प्रोग्राम बरकरार रखा और चंद सेकंड के बाद मैंने भी इंजन स्टार्ट करके कार को आगे बढ़ा दिया। फिर यू टर्न लेकर उसे उस तरफ दौड़ा दिया जिस तरफ एम्बुलेंस गई थी। बुंदू खान के होटल तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। बंद रोड पर उस होटल का हुदूद दरबा बड़ा दिलचस्प था। सड़क से हटकर कुशादा सर्विस रोड थी और उसके बाद होटल की सिंगल स्टोरी इमारत जो ज्यादा बड़ी नहीं थी। उसके साइड ही में एक ऐसी इमारत में अलहमरा होटल था। ये दोनों होटल पूरे शहर में कबाब पराठे के लिए खासी शोहरत रखते थे और बड़े बड़े दौलतमंद लोग दूर दूर से अपने ज़ौक़े दहन की तस्कीन के लिए यहाँ आते थे। होटल के दाएं बाएं दूर दूर तक प्लॉट खाली थे। पिछली तरफ भी तकरीबन 200 गज तक वीराना था और उसके बाद लाइंस एरिया की आबादी थी। उस वक्त अगरचे रात के 12 बज चुके थे, लेकिन होटल के दाएं बाएं और पिछली तरफ दूर दूर तक कीमती गाड़ियां खड़ी थी। होटल के सामने निहायत कुशादा जगह थी जहां मेज कुर्सियां लगी हुई थी। बहुत से लोग बैठे हुए थे। होटल की इमारत के अंदर भी एक कुशादा हॉल था और फैमिली या लव बर्ड्स के लिए अलग अलग कैबिन बने हुए थे। मैं जब होटल की इमारत के बाएं पहलू में कदरे तारीख जगह पर कार रोक रहा था तो उस वक्त नीले रंग की एक शानदार मर्सिडीज हमसे चंद गज आगे निकल कर रुक गई। मैं उस वक्त अपनी कार का इंजन बंद कर रहा था कि आगे वाली कार के दोनों तरफ के दरवाजे खुले। एक तरफ से एक अधेड़ उम्र आदमी बरामद हुआ जिसने स्याह रंग का कीमती सूट पहन रखा था। पैरों में सफेद मुकेशन थे। वो बड़ी शानदार शख्सियत का मालिक लग रहा था। कार से उतरने वाली औरत को देखकर एक लम्हे को तो मेरा दिल धड़कना भूल गया। उसकी उम्र 30 के लगभग रही होगी। कार का दरवाजा लॉक करके उस आदमी ने उन्हें एक बार फिर चेक किया और होटल के मरकजी दरवाजे की तरफ बढ़ गए। मैं नरगिस को इशारा करता हुआ कार से उतर गया और इधर उधर देखने लगा। चमचमाती हुई कीमती और नई कारों के बीच में मेरी ये सेकंड हैंड मार्गला अजीब सी लग रही थी। हम होटल की इमारत के सामने पहुंचे तो वो जोड़ा अंदर दाखिल हो रहा था। मौसम बड़ा खुशगवार था। बाहर हवा में बैठना अच्छा लग रहा था। लेकिन न जाने क्या बात थी कि मैंने भी अंदर किसी फैमिली कैबिन में बैठने का फैसला किया और नरगिस का हाथ पकड़कर अंदर दाखिल हो गया।
वो जोड़ा दाईं तरफ वाले एक कैबिन में दाखिल हुआ। हम जब सामने से गुजरे तो वो आदमी पर्दा खींच रहा था। अगला कैबिन खाली था। हम दोनों अंदर बैठ गए। दरवाजे पर पर्दा खींचना जरूरी नहीं समझा। वेटर ने पहले साथ वाले कैबिन से ऑर्डर लिया, फिर हमारे कैबिन के दरवाजे पर आ गया। मैंने उसे ऑर्डर दे दिया। हमें 20 मिनट से ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। इस दौरान साथ वाले कैबिन से उभरने वाली सरगोशियों से हमारा दिल लगा रहा। नरगिस बार बार मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। खाना भी पहले साथ वाले कैबिन में सर्व किया गया। फिर वेटर हमारे कैबिन के दरवाजे पर नमूदार हुआ और हमारी मतलूबा अशिया हमारे सामने सर्व कर दी। खाना खाते हुए मैं अचानक ही चौंक गया। साथ वाले कैबिन से उभरने वाली आवाज सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। वो लड़की बोली, ये तहरीमी किसी रोज तुम्हें मरवा देगा। वो खुद तो 7 पर्दों के पीछे छुपा हुआ है और तुम जैसे लोगों को आगे रखा हुआ है। किसी वक्त पकड़े गए तो मैं तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर सकूंगी। डैडी को पहले ही मेरे तुमसे मिलने पर एतराज है। ये तो इत्तेफाक है कि वो आज शाम की फ्लाइट से इस्लामाबाद चले गए हैं। अगर वो यहाँ मौजूद होते तो आज तुमसे मुलाकात न हो पाती। तुम अगर तहरीमी का साथ छोड़ दो तो शायद उन्हें हमारी मुलाकातों पर कोई एतराज ना हो। चपड़ चपड़ की आवाजों के दरमियान उस शख्स की आवाज सुनाई दी, बस ये आखिरी फेरा था। मैंने तहरीमी को पहले ही बता दिया था कि उसके बाद मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। आज का माल उसके हवाले कर दूं, उसके बाद मैं आजाद हूँ। निस्वानी आवाज आई, माल कितना था? आदमी बोला, 10 किलो। लड़की ने कहा, कहाँ रखा है? मर्द ने कहा, गाड़ी में। और कहाँ? ठीक 12:30 बजे तहरीमी का एक आदमी यहाँ पहुंच जाएगा और मैं माल उसके हवाले करके अपने फर्ज से सुबकदोश हो जाऊंगा। लड़की ने कहा, क्या ये हिमाकत नहीं कि करोड़ों का माल गाड़ी में छोड़ाए हो? वो शख्स बोला, तो क्या मैं 10 किलो वजनी थैला कंधे पर लाद कर यहाँ ले आता? थैला गाड़ी की पिछली सीट पर रखा हुआ है, उस पर मैले कपड़े पड़े हैं धोबी को देने के लिए, और इस जगह का इंतखाब भी इसीलिए किया गया है कि यहाँ किसी को शुबा नहीं हो सकता। मैंने सामने बैठी हुई नरगिस की तरफ देखा। ये बातें सुनकर उसकी आंखों में भी अजीब सी चमक उभर आई थी। मैंने नरगिस को वहीं बैठे रहने का इशारा किया। टिश्यू पेपर से हाथ साफ किए और बड़ी आहिस्तगी से आवाज पैदा किए बगैर कैबिन से बाहर आ गया और इधर उधर देखता हुआ इमारत के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। पिछली तरफ अंधेरा और वीराना था। मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ घूमकर उस तरफ आ गया जहां वो मर्सिडीज और हमारी कार खड़ी थी। पार्किंग वाले उस हिस्से से एक कार उस वक्त रिवर्स में वहां से निकल रही थी। मैं उसके हेडलैम्प्स की रोशनियों से बचने के लिए जल्दी से एक कार की आड़ में हो गया। सर्विस रोड पर पहुंचकर कार मुड़ी तो उसकी रोशनी का जाविया भी बदल गया। मैं कारों की आड़ लेता तेज तेज कदम उठाता हुआ सफेद मर्सिडीज के करीब पहुंच गया और जेब से अपनी कारों की चाबियों का गुच्छा निकाल कर ड्राइविंग साइड वाले दरवाजे के करीब बैठ गया। उस वक्त मेरे दिल की धड़कन खतरनाक हद तक तेज हो रही थी। अगर किसी ने मुझे कार के दरवाजे पर जोर आजमाई करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया तो पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। मेरे कीरिंग में एक ऐसी चाबी मौजूद थी जिससे जरा सी कोशिश के बाद किसी भी कार का ताला खोला जा सकता था। मैंने अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए फ्लैट चाबी ताले के सुराख में डाल दी। मर्सिडीज जैसी कीमती गाड़ियों का सिस्टम आम गाड़ियों से मुख्तलिफ होता है, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि यह ताला खोलने में कामयाब हो जाऊंगा। मेरी मुजरिमाना जिंदगी में ऐसे कई मराहिल आए थे कि मैंने पेचीदा से पेचीदा ताले भी थोड़ी सी कोशिश के बाद खोल लिए थे। 2 मिनट गुजर गए मगर ताला टस से मस न हुआ। मेरी पेशानी पर पसीना उभर आया। गर्दन पर भी पसीने की धारें कींचुओं की तरह रेंग रही थीं। किसी भी वक्त धर लिए जाने का खौफ था। और फिर क्लिक की हल्की सी आवाज सुनकर मेरा दिल उछल पड़ा। मैंने फ्लैट चाबी ताले से बाहर निकाली और हैंडल पर हाथ रखकर आहिस्तगी से दरवाजा खोल दिया और बड़ी एहतियात से ड्राइविंग सीट पर रेंग गया। मैंने एक बार मोहतात निगाहों से इधर उधर देखा, फिर पीछे झुककर सीट पर पड़े हुए मैले कपड़े एक तरफ हटा दिए और उनके नीचे सीट पर पड़ा हुआ नीले कपड़े का थैला उठा लिया। खासा वजनी था। मैं थैला उठाकर गाड़ी से उतर आया। बड़ी आहिस्तगी से दरवाजा बंद किया। उसे लॉक करना जरूरी नहीं समझा। मैं कारों की आड़ में झुकता हुआ अपनी कार के करीब पहुंच गया। मैंने कार की डिक्की खोलकर थैला अंदर रखा, बड़ी आहिस्तगी से दरवाजा बंद किया और कारों के दरमियान झुकता हुआ इमारत के पिछली तरफ आ गया। मेरा जिस्म उस वक्त पसीने में शराबोर हो रहा था। मैं बड़े इत्मीनान से पिछले दरवाजे में दाखिल होकर अपने कैबिन में आ गया। ये महज इत्तेफाक था कि मुझे इमारत से बाहर जाते या वापस आते हुए किसी ने नहीं देखा था, इसलिए मैं हर लिहाज से अपने आप को महफूज समझता था। नरगिस ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। मैंने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और आहिस्तगी से कुर्सी पर बैठ गया। इस सारी कार्रवाई में 10 मिनट लगे और इन 10 मिनटों में न सिर्फ करोड़ों रुपए का नुकसान तहरीमी का मुकद्दर बन गया, बल्कि उस शख्स की जिंदगी भी दांव पर लग गई। लेकिन मुझे न तहरीमी के नुकसान की परवाह थी और न उस शख्स की जिंदगी की, जो अब भी साथ वाले कैबिन में बैठा चपड़ चपड़ खाना खाते हुए अपनी महबूबा से बातें कर रहा था। और शायद ये उसकी जिंदगी का आखिरी खाना था। हम खाना खत्म कर चुके थे, लेकिन मैं इस ड्रामे का क्लाइमैक्स देखना चाहता था।
जिसमें मैं महज इत्तेफाक से एक किरदार की हैसियत इख्तियार कर गया था। मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। साथ वाले कैबिन से एक आवाज सुनकर मैं चौंक गया। ये उस शख्स की आवाज थी जो पहले से अपनी महबूबा के साथ उस कैबिन में मौजूद था। तुम 5 मिनट देर से आए हो सालार, एक अजनबी आवाज मेरी समाज से टकराई। अब मजीद देर मत करो। वो यकीनन वही नौवारिद था जिसे सालार के नाम से मुखातिब किया गया था। फिर बोला, मुझे वहां से निकले हुए 1 घंटा हो चुका है, मजीद देर हो गई तो बॉस परेशान होगा। कुर्सियां घसीटे जाने की आवाज सुनाई दी और फिर वो लोग कैबिन से निकल गए। मैं नरगिस की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। ठीक 5 मिनट के बाद हमने भी सीटें छोड़ दी, बिल अदा किया और हॉल से बाहर आ गए। बाहर बिछी हुई मेजों पर अब बहुत कम ग्राहक रह गए थे। मैं नरगिस का हाथ पकड़े उस तरफ आ गया जहां हमारी कार थी। उस तरफ का मंजर खासा दिलचस्प और सनसनीखेज था। सालार नामी लंबे तड़ंगे शख्स ने दूसरे सूटेड बूटेड आदमी को गिरबान से पकड़कर मर्सिडीज के साथ दबा रखा था। उसके हाथ में पिस्तौल था और वो औरत भी सहमी खड़ी थी। हमें उस तरफ आते देखकर सालार ने पिस्तौल वाला हाथ नीचे कर लिया, गोया वो पिस्तौल हमसे छुपाना चाहता था। मैंने आगे बढ़ते हुए अजराहे हमदर्दी पूछा, क्या हुआ भाई साहब, कोई गड़बड़? सालार भेड़िए की तरह गुर्राया, तुमसे मतलब, भागो यहां से। मैं पीछे हट गया। जेब से चाबियों का गुच्छा निकालकर अपनी कार का दरवाजा खोला और स्टीयरिंग सीट पर बैठते ही दूसरी तरफ के दरवाजे की नॉब उठा दी। नरगिस भी दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। उसने सरगोशी की, जल्दी से निकल चलो यहां से। उसके चेहरे पर हल्के से खौफ के तासुरात थे। मैंने इंजन स्टार्ट करके गाड़ी को रिवर्स में लिया और सर्विस रोड पर लाकर उसका रुख मोड़ दिया। कैपरी सिनेमा वाले चौराहे से मैंने कार को बंद रोड पर पुरानी नुमाइश की तरफ मोड़ा और एक्सेलरेटर पर पांव का दबाव बढ़ाता चला गया। अपने बंगले तक पहुंचने में 20-25 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। घर की चाबियां नरगिस के पर्स में थी। मैंने गेट के सामने कार रोकी तो वो उतर कर ताला खोलने लगी। मैंने कार अंदर लाकर बरामदे के सामने खड़ी करके इंजन बंद कर दिया। उस वक्त नरगिस बरामदे वाला दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो चुकी थी। मैंने कार से उतरकर डिक्की में से थैला निकाला और अंदर आ गया। नरगिस ने उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा, बोली, ये क्या है? मैंने कहा, सुबह तुमने कहा था कि आटा खत्म हो चुका है, इसलिए मैंने सोचा कि 10 किलो का थैला ले ही लिया जाए। नरगिस की भवें तन गई, बोली, आटा? मैंने तुम्हें आटे के लिए कब कहा था? और फिर इस वक्त आधी रात को कौन सी दुकान खुली हुई थी? तुम तो रास्ते में कहीं रुके भी नहीं। मैंने उसे घूरा, कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं होटल में खाना छोड़कर झक मारने गया था। मैंने थैला मेज पर रख दिया। पहले बरामदे वाला दरवाजा बंद करके ताला लगाया, फिर थैला उठाकर बेडरूम में आ गया। नरगिस भी मेरे साथ ही थी। उसके चेहरे पर शदीद उलझन के तासुरात थे और मेरे होंठों पर मानी खेज मुस्कुराहट। मैंने थैला बेड पर डाल दिया। नरगिस चंद लम्हे मेरी तरफ देखती रही, फिर पलंग पर बैठ गई और थैला अपनी तरफ खींच लिया। नीले रंग का मोटे कपड़े का थैला था, जिसका मुंह बोरी की तरह मोटे डोरी नुमा धागे से सिला हुआ था और उसके दोनों सिरों पर सुर्ख वैक्स से मोहरें लगी हुई थी। वो झुककर एक मोहर को देखने लगी। मोहर पर कोई खुसूसी निशान बना हुआ था जो समझ में नहीं आ सका। नरगिस ने थैले की सिलाई को गौर से देखा, फिर सर के बालों में लगी हुई हेयर पिन निकाल कर दोनों मोहरों के दरमियान सिलाई उधेड़ने की कोशिश करने लगी, मगर कामयाब न हो सकी। नायलॉन के धागे की सिलाई खासी मजबूत थी। वो उठकर कमरे से बाहर चली गई और जब दोबारा कमरे में दाखिल हुई तो उसके हाथ में कैंची थी। उसने किनारे से थैले को काटा और फिर दूसरे सिरे तक काटती चली गई और फिर थैले से जो कुछ भी बरामद हुआ उसे देखकर मेरी आंखें भी चमक उठी। मैं भी नरगिस के सामने बेड पर बैठ गया, जो थैले में से पैकेट निकाल कर पलंग पर रख रही थी। थैलों में सफेद पाउडर भरा हुआ था। मैं एक थैला उठाकर उसे हाथ में तोलने लगा। वजन 1 किलो से कम नहीं था। मैंने हाथ में पकड़े हुए पैकेट को उलट पलट कर देखा तो मेरे अंदाजे की तस्दीक हो गई। पैकेट पर एक मखसूस लोगो छपा हुआ था। लोगो के दायरे में फारसी में कुछ लिखा हुआ था। सब कुछ मेरी समझ में तो नहीं आ सका, अलबत्ता लफ्ज अफगानिस्तान समझ में आ गया। 10 थैले थे और हर थैले का वजन 1 किलो था, गोया 10 किलो। हर थैले पर मखसूस लोगो छपा हुआ था जिसमें अफगानिस्तान लिखा हुआ था। मुझे समझने में देर न लगी कि यह माल अफगानिस्तान की उस लेबोरेटरी में तैयार हुआ था जिसकी मोहर लगी हुई थी। मैं तवील अरसे तक हेरोइन के धंधे से वाबस्ता रह चुका था और ये बात अच्छी तरह जानता था कि दुनिया भर में अफगानिस्तान में तैयार की जाने वाली हेरोइन को तरजीह दी जाती थी। अफगानिस्तान ने रूस के निकल जाने के बाद आपस की खाना जंगी से अपने मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी, शहरों, कस्बों और देहातों को खंडर बना दिया, हस्ती बस्ती बस्तियां उजाड़ दी। उन्हें दुनिया की पसमानदा तरीन कौम कहा जा सकता था, लेकिन आला क्वालिटी की हेरोइन तैयार करने में दुनिया में उनका कोई सानी नहीं था। इसलिए पूरी दुनिया में अफगानिस्तान में तैयार की जाने वाली हेरोइन को तरजीह दी जाती थी। मैंने नरगिस से कैंची लेकर उसकी नोक से पैकेट में छोटा सा सुराख कर दिया और बहुत मामूली मिकदार में हेरोइन हथेली पर निकाल कर उसे चखा। मेरी आंखों में चमक उभर आई। ये आला तरीन क्वालिटी की हेरोइन थी। बोली, ये हेरोइन है?
उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात उभर आए थे। बोली, कहाँ से ली तुमने? कई रोज से तो किसी से मुलाकात भी नहीं की। मैंने कहा, तुमने होटल के कैबिन में उस आदमी और औरत की बातें नहीं सुनी थी? उनकी बातें सुनने के बाद मैं चंद मिनट के लिए बाहर गया था और उनकी मर्सिडीज से ये थैला निकालने में मुझे ज्यादा दुश्वारी नहीं हुई। ये थैला अपनी कार की डिक्की में रख कर मैं कैबिन में वापस आ गया था और फिर बाहर निकलकर तुमने पार्किंग में वो मंजर भी देख लिया था। बाद में आने वाले सालार नामी शख्स ने खूबसूरत औरत के अधेड़ उम्र महबूब को गिरबान से पकड़ रखा था। उसका ख्याल होगा कि बुढ़े आशिक ने खुद हीरोइन गायब कर दी है और चोरी होने का बहाना बना रहा है। वो उसे तहरीमी के पास ले गया होगा और वो लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मनशियात का धंधा करने वाले मौत के सौदागर हैं। ये शैतान से ज्यादा शैतान और मौत के फरिश्ते से ज्यादा बेरहम होते हैं। वो बुढ़े आशिक के जिस्म का रेशा रेशा अलग कर देंगे। मेरी बातें सुनकर नरगिस कांप उठी। मैं खुशी से झूम रहा था। महज इत्तेफाकिया तौर पर मैं तहरीमी को एक जबरदस्त चपत लगाने में कामयाब हो गया। आलमी मंडी में 10 किलो आला तरीन क्वालिटी की इस हेरोइन की कीमत करोड़ों डॉलर थी। तहरीमी को ये नुकसान रजिया की वजह से पहुंचा था। न रजिया मुझसे यहाँ पंगेबाजी शुरू करती और न सूरत हाल ये खतरनाक रुख इख्तियार करती। अचानक ही मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा। तहरीमी शायद यही समझेगा कि उस बुढ़े आशिक की नीयत में फतूर आ गया था और उसने माल गायब किया। वो पूछने के लिए उसे तशद्दुद का निशाना बनाता रहेगा। इसलिए मेरे ख्याल में असल सूरत हाल का उसके इल्म में लाना जरूरी था। उसे मालूम होना चाहिए कि उसे करोड़ों का नुकसान महज रजिया की वजह से पहुंचा था। ये ख्याल आते ही मैं नरगिस की तरफ देखने लगा। उसने पूछा, क्या हुआ? मैंने उसे अपने ख्याल से आगाह किया तो उसकी आंखों में भी चमक उभर आई। बोली, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा और फिर रजिया के साथ जो कुछ होगा उसका सोच कर ही मेरा दिल खुश हो गया। मैंने मायूसी से कहा, लेकिन सवाल यह है कि तहरीमी को इत्तला कैसे दी जाए? हमारे पास तो उसका फोन नंबर भी नहीं है। नरगिस बोली, तो रंगा से बात करो, उसे पता होगा। मेरी नजरें दीवार गिर क्लॉक की तरफ उठ गईं। 1:30 बज रहा था। उस वक्त रंगा के सोने का सवाल ही नहीं था। जेर जमीन दुनिया से ताल्लुक रखने वाले लोगों की रातें जागती हैं और दिन सोते हैं, और फिर इत्तेफाक से अगर वो सो भी रहा होगा तो मेरा नाम सुनकर उसे जगा दिया जाएगा और ये खबर सुनकर वो यकीनन उछल पड़ेगा। टेलीफोन लाउंज में था। मैं बेडरूम से निकला तो नरगिस भी साथ ही आ गई। मैंने सोफे पर बैठकर टेलीफोन का रिसीवर उठा लिया और नंबर डायल किया। तीसरी घंटी पर कॉल रिसीव कर ली गई। वो कोई भारी मर्दाना आवाज थी। मैंने अपना नाम बताया और रंगा से बात करने की ख्वाहिश जाहिर की तो दूसरी तरफ से जवाब मिला कि वो चंद मिनट पहले ख्वाबगाह में जा चुका है और अब सुबह से पहले उससे बात करना मुमकिन नहीं। मैंने कहा, मेरा नाम बताओ, वो नाराज नहीं होगा। अलबत्ता तुमने उसे ना बताया तो वो जरूर नाराज होगा। हो सकता है वो तुम्हारी खाल खींच ले। दूसरी तरफ से कहा गया, होल्ड वाजा। तकरीबन 1 मिनट तक खामोशी रही और फिर निहायत शीरीं किस्म की निस्वानी आवाज मेरी समाज से टकराई। वो हुरैरी थी। टेलीफोन पर उसकी आवाज में कोई तब्दीली नहीं आई थी। हुरैरी ने 1-2 रस्मी जुमलों के बाद पूछा, खैरियत तो है ना वाजा? मैंने कहा, हाँ खैरियत ही है। एक बहुत जरूरी बात करनी है रंगा से। 1 सेकंड की खामोशी रही, फिर रंगा की आवाज मेरी समाज से टकराई। वो बोला, जो कुछ कहना है जल्दी कहो वाजा, इस वक्त मसरूफ हूँ। मैं रंगा को सूरत हाल से आगाह करने लगा। मेरी बात सुनकर वो यकीनन उछल पड़ा होगा। बोला, ये तो तुमने वाकई कमाल कर दिया वाजा। तहरीमी तो अपने बाल नोच रहा होगा। मैंने उसे अपने प्रोग्राम से आगाह किया तो उसने कहा, तुम्हारा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। उसे ये इत्तला तुम्हारी तरफ से ही मिलनी चाहिए। फिर बोला, पहले तो वो उस बुढ़े पर ही शक करेगा और फिर हो सकता है कि उसका शुबा मेरी तरफ मुंतकिल हो जाए, लेकिन उसे तुमसे इत्तला मिलेगी तो वो भड़क उठेगा। मैंने कहा, इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया था। मुझे उसका नंबर बताओ, मैं अभी उससे फोन करता हूँ। रंगा ने मुझे नंबर बता दिया। फिर बोला, उसके बाद मुझे फोन जरूर करना, मैं इंतजार करूंगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं अभी उसे फोन करता हूँ। नरगिस कमरे में जा चुकी थी। मैं चंद लम्हे खामोशी से जहन में डायलॉग तरतीब देता रहा। फिर रिसीवर उठाकर रंगा का बताया हुआ नंबर डायल किया। कॉल फौरन ही रिसीव कर ली गई। एक गुर्राती हुई मर्दाना आवाज मेरे कानों से टकराई। कौन है? किससे बात करनी है? मैंने कहा, तहरीमी से। वो मुझे नहीं जानता। लेकिन उस शख्स ने मेरी बात काट दी। यहाँ कोई तहरीमी नहीं रहता। मैंने जल्दी से कहा, सुनो मिस्टर, फोन बंद मत करना, 10 किलो का मामला है। मुझे अंदेशा था कि वो मेरी बात सुनने से पहले ही फोन बंद कर देगा, लेकिन मेरा 10 किलो वजनी हरबा कामयाब साबित हुआ और उसकी गुर्राती हुई आवाज आई, क्या? कौन हो तुम? मैंने पुरसुकून लहजे में कहा, नाजी। वो मुझे नहीं जानता, लेकिन नाम से जरूर वाकिफ होगा। अगर उसे याद ना आए तो रजिया का हवाला दे सकते हो। वैसे मुझे यकीन है कि वो मेरे बारे में बहुत कुछ जानता होगा। अब ये मत कहना कि तहरीमी नाम का कोई शख्स यहाँ नहीं रहता। 30 सेकंड के अंदर अंदर मेरी बात करवाओ, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। और फिर 30 सेकंड से पहले ही तहरीमी की आवाज आई, नाजी। उसके लहजे में गुर्राहट थी। तुम अब तक मुझे बहुत नुकसान पहुंचा चुके हो। यहाँ मेरा एक बंदा भी तुम्हारे हाथों मारा जा चुका है। लाहौर में तुम शाहजी से टकराए थे,
वो तो कम अक्ल था, तुमसे मार खा गया। उसकी कम अक्ली ही की वजह से तुमने बंदरगाह पर हमारा माल पकड़वा दिया। लेकिन कराची में मेरे आदमियों से पंगा लेकर तुमने अच्छा नहीं किया। तहरीमी से टकरा कर तुमने अपनी मौत को दावत दी है। मैं दुनिया के आखिरी सिरे तक तुम्हारा पीछा करूंगा। ये मत समझना कि रंगा जैसा गुंडा तुम्हें बचा लेगा। उसमें तो इतनी जुर्रत नहीं कि अपने बिल से निकल कर मेरा सामना करे। तुम्हें वो क्या तहफ्फुज़ फराहम करेगा? मैंने कहा, अपनी बकवास करते रहोगे या मेरी बात सुनोगे? उसकी गुर्राहट पहले से तेज हो गई। अपनी जबान को लगाम दो। फोन क्यों किया था? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी खैरियत मालूम करने के लिए। कॉल रिसीव करने वाले ने उसे 10 किलो का हवाला जरूर दिया होगा, लेकिन वो जानबूझकर खुद इस सिलसिले में बात नहीं करना चाहता था और आखिरकार मैंने ही उसे याद दिला दिया। कहा, सालार जिस आदमी को पकड़ कर तुम्हारे पास लाया था वो अभी तक जिंदा है या उसे मार दिया तुमने? तहरीमी बोला, ऐसे गद्दारों को हम आसानी से नहीं मारते। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा, और उस लौंडिया का क्या हुआ? तहरीमी बोला, तुम ये बकवास क्यों कर रहे हो? मैंने कहा, मेरी बात गौर से सुनो तहरीमी, तुम्हारा वो आदमी बेकसूर है, उसने तुमसे गद्दारी नहीं की। तहरीमी धाड़ा, क्या बकवास करते हो? मैंने पुरसुकून लहजे में कहा, मैं ठीक कह रहा हूँ। वो हेरोइन इस वक्त मेरे पास है जो आज रात तुम्हें डिलीवर होने वाली थी। वो अपने फेफड़ों की पूरी कुव्वत से धाड़ा। क्या बकते हो? मैंने बड़ी तेजी से रिसीवर कान से हटा दिया था। मैंने कहा, ठीक कह रहा हूँ। ये मेरी तुम्हारे सर पर एक और चपत है, तफसील बाद में बताऊंगा। बेहतर है कि इस वक्त तुम अपने बाल नोचते रहो। मैंने जवाब का इंतजार किए बगैर रिसीवर रख दिया। चंद लम्हे उसी हालत में बैठा रहा और फिर जैसे ही मुड़ा, मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। नरगिस मेरे सामने खड़ी थी। उसके हाथ में पिस्तौल था जिसका रुख मेरी तरफ था।